अभी तक हमने समझा कि कैसे मनी ह्यूमंस की लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी के कुछ फंक्शंस हमने समझे और बार्टर एक्सचेंज में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हमने समझा। अब आगे हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। मनी के अंदर टोटल स्टॉक ऑफ मनी, यानी जो एक इकनॉमी के अंदर मनी का जो टोटल स्टॉक है उसमें एक तो करेंसी नोट्स आते हैं, जो नोट छापे जाते हैं, कॉइन्स आते हैं, सिक्के, एंड बैंक्स के पास लोगों के जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट से मतलब वो पैसा जो वो पैसा जो बैंक्स के पास डिपॉजिट किया गया है, लेकिन ऑन डिमांड उसे कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ चेक और एनी अदर ATM फैसिलिटी और एनी काइंड ऑफ सच फैसिलिटी। अब टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पब्लिक के पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी पैसा है उन सब का जो टोटल स्टॉक है जो सर्कुलेशन में है अभी, उसे सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी में सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो कैश का बैलेंस होता है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, और जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का उसके पास जो पैसा है, क्योंकि ये सारा पैसा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या फिर बैंकिंग सिस्टम में पैसा रखा गया हो, ये सारा पैसा सर्कुलेशन में नहीं होता। इसलिए इसे हम सप्लाई ऑफ मनी में, क्योंकि सप्लाई जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो फ्लो वाला फैक्टर है, कि यानी कि जो चीज़ अभी इकनॉमी में फ़्लो कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, जो पैसा मनी का जो जितना हिस्सा इकनॉमी के अंदर फ़्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, सिर्फ उसे ही मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। अब मनी सप्लाई के मेजर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, इसे हम करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक और C से भी डिनोट करते हैं ऐसे। उसके बाद आता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। अब इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, तो जो बैंक्स के पास पब्लिक का पैसा जमा है जिसे वो जब चाहे ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास, उनको मिलाकर आपका नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स बनता है। यानी कि मनी सप्लाई में M1 जो पहला मेजर है हमारा, उसमें एक तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक आ गया, और दूसरा आ गया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, इसे DD से डिनोट किया जाता है, और OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स। तो M1 के 3 कंपोनेंट्स हो गए हमारे यहाँ पर, एक करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, सेकंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, और थर्ड है अदर डिपॉजिट्स। तो ये हमने याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट आता है M2, ये आपका सेकंड मेजर है। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, जो M1 आपका फर्स्ट मेजर हमने अभी कैलकुलेट किया, उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स को ऐड कर देंगे। यानी कि पोस्ट ऑफिसेस की जो सेविंग्स होती हैं लोगों की पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसे ऐड कर दिया जाए अगर M1 में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी M2। फिर आता है M3। M3 भी सिंपल है, जो आपने M1 कैलकुलेट किया था उसमें कमर्शियल बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उसे ऐड कर दिया जाए तो M3 आ जाता है। फिर M4 का फॉर्मूला है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट्स ऑन NSC, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है बेसिकली, जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया जाता है उसका टोटल डिपॉजिट्स, लेकिन उसमें से नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के नाम से अगर कुछ पैसा डिपॉजिट किया गया है तो उसे इस मेजर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा
बैंक्स, अब ये हमारा बैंकिंग वाला टॉपिक शुरू हो गया है। मनी के बारे में हमने समझा कि मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी का यूज़ क्या है, फीचर्स क्या है, और मनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। मनी को बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, ताकि बार्टर सिस्टम को की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम किया जा सके। फिर हमने समझा कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड देन फाइनली हम समझा मनी सप्लाई क्या होता है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इनको आप लोग बार बार सुनेंगे, लिख कर देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक्स। बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स में जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who accepts deposits from the public and provide loan facilities for investment with the aim of earning profit. कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आम लोगों से, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं वो लोग बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, और इसी पैसे को बैंक्स आगे क्या करते हैं, लोन की फॉर्म में दूसरों को, जिन्हें उस पैसे से कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी फॉर्म में, किसी बिजनेस में, कहीं पर भी पैसा लगाना है, तो उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग लोन देते हैं और उस लोन के ऊपर ये प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और आएगी कि कमर्शियल बैंक्स जो पैसा एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स के फॉर्म में, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देते हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए कमर्शियल बैंक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कमर्शियल बैंक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो पैसा एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। फिर उसके लिए वो अलग अलग तरह के अकाउंट्स खोल कर देते हैं लोगों को। बैंक के पास जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं डिपॉजिट्स के। तो 3 तरह के डिपॉजिट्स हैं जो एक कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। इसके 3 फॉर्म्स हैं। पहला है करंट अकाउंट की फॉर्म में, दूसरा है सेविंग्स की फॉर्म में, और तीसरा अकाउंट हमारा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होती है, यानी एक्स्ट्रा पैसा होता है, उन लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं इन तीनों अकाउंट्स की फॉर्म में, जो कि डिपेंड करता है किस तरह के अकाउंट को लोग चूज़ करते हैं बैंक के साथ। और अब इसके बारे में ज़रा सुनते हैं, समझते हैं कि 3 तरह के डिपॉजिट्स में से पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट्स हैं जिन्हें आपको बैंक को ऑन डिमांड लौटाना होता है जब कंज्यूमर चाहे, तो इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। दीज कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस इन द अकाउंट। यानी जितना आपके पास बैलेंस है, आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार इसे विड्रॉ कर सकते हैं, उस इतने में पैसा। यानी इस पर कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन इस तरह के अकाउंट्स पर फिर बैंक बहुत ही मिनिमल या तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। ये बेसिकली यूजुअली इस तरह के अकाउंट्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ही मेंटेन करते हैं, जिन्हें बड़ी पेमेंट्स रिसीव और पे करनी होती हैं। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वो अकाउंट होते हैं जो कि एक फ़िक्स पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, और उस फिक्स पीरियड के दौरान इन्हें कोई भी जिसने ये डिपॉज़िट, फ़िक्स डिपॉजिट की कंडीशंस को समझ के ये अकाउंट खुलवाता है जो पर्सन, वो फिर उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले इसे अगर इस अकाउंट में से, फ़िक्स डिपॉजिट में से अगर पैसा विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाती है।
क्योंकि ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक को आप पैसा देते हैं, तो बैंक इसके ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देता है। दे कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ द स्पेसिफाइड फिक्स पीरियड। दे कैरी हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इन्हें मनी सप्लाई में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। Recurring deposit, in which a regular deposit of an agreed sum is made, is also a variant of fixed deposits. फिक्स डिपॉजिट का एक और टाइप है, इसे हम रेकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं, जिसके बारे में आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में भी ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट और जो आपका करंट डिपॉजिट है या सेविंग डिपॉजिट है, उन दोनों के बेनिफिट्स फिक्स डिपॉजिट के साथ आप इसमें करंट अकाउंट के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के अकाउंट्स सेविंग्स के लिए बनाए जाते हैं और इसका यूज़ मेनली इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स करते हैं। और इसमें हम दोनों ही तरह के फीचर्स देखते हैं, करंट और फिक्स डिपॉजिट्स के। इन्हें क्योंकि ये हाउस होल्ड्स का पैसा है और वो अपने पैसे को जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। सिर्फ आपके पास कुछ छोटी मोटी रेस्ट्रिक्शंस को रख दिया जाता है कि जैसे आप एक मंथ में इतनी बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ जो विड्रॉल है उस पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है एक मंथ में। इसके ऊपर जो छोटा मोटा इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे हम कंपेयर करें अगर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से, तो वो काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो हमारा टॉपिक है उसमें बैंक्स कितनी तरह से पैसा एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अच्छा, अब आगे समझते हैं दूसरा हमारा जो फीचर है, इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस। क्योंकि पहला काम सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक ने पहला काम क्या किया कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट किया डिपॉजिट्स की फॉर्म में। अब अगर सिर्फ एक्सेप्ट करके अपने पास रख के बैठ जाएंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे तो इससे तो बैंक नहीं चलेगा। बैंक को अपना काम करने के लिए कुछ कमाई करनी है और उस कमाई के लिए बैंक क्या करता है, जो पैसा बैंक के पास आया है इकट्ठा बहुत सारा अलग अलग जगह से, वो सभी के सभी लोग एक बार में तो सारा पैसा इकट्ठा डिमांड करने नहीं आएंगे। ऐसा बैंक्स का एक्सपीरियंस भी होता है और रियल लाइफ में भी जो लोग अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ कुछ बिजनेसमैन को छोड़कर यूजुअली लोग फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में से पैसा आसानी से विड्रॉ नहीं करते हैं, खास करके फिक्स डिपॉजिट में से। इसलिए बैंक्स फिक्स डिपॉजिट को बहुत ज़्यादा प्रेफर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको किस समय कितने पैसे की ज़रूरत है। अब बैंक का काम है लोगों से पैसा लेना और आगे उस पैसे को जितने इंटरेस्ट पर वो पैसा बैंक ने लिया है, बैंक देता है मान लो आपको 1% इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट के ऊपर और आगे किसी को देता है बैंक 4 या 5% पे, तो बीच में जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है वो बैंक अपने पास रखता है और वही बैंक की मेन इनकम होती है। अब जिस तरह से बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, उसी तरह से बैंक जब लोन्स एंड एडवांसेस आगे देता है लोगों को, तो उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला है बैंक्स कैश क्रेडिट की फॉर्म में। कैश क्रेडिट में कुछ एलिजिबल बोरोवर्स को, क्योंकि जब आप पैसा किसी को उधार देते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि सामने वाला पर्सन जिसको आप पैसा उधार दे रहे हैं वो वापस लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता, और कितना पैसा उसको उधार पे दिया जाए उसकी एक लिमिट होती है। डिपेंड करता है उसके क्रेडिट स्कोर के ऊपर या फिर उसकी आप कह सकते हैं कि बैकअप जो सिक्योरिटी है वो कितनी है। तो इसमें बोरोवर के करंट एसेट्स और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है, और जैसा मैंने बताया सिक्योरिटी के बेस पर ही सारी चीज़ें देखकर उसको लोन दिया जाता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक ने उसको एक लिमिट दिया 1 लाख की और उसमें से वो 10,000 विड्रॉ कर लेता है, तो उसको उस 10,000 जो उसने विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये हो गया हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो यहाँ पर जिसको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसकी सिक्योरिटी हो सकती है उसकी एलिजिबिलिटी कि कितनी सिक्योरिटी वो रखवा रहा है, या फिर
उसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसा है, उसमें पैसा है अच्छा खासा, तो उसके बेसिस पर उसको फिर आगे लोन दिया जाता है और उस लोन में से जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता है, यूज़ करता है, उतने पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सेकंड है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स क्या होते हैं? अ लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, यानी ऑन डिमांड बैंक जब चाहे ये पैसा आपसे वापस मांग सकता है। इसमें कोई ऐसा मैच्योरिटी की डेट नहीं होती है। जो पूरा पूरा अमाउंट है लोन का, उसे इकट्ठा ही जो बोरोअर है उसे पे किया जाता है। अब इसको यूजुअली सिक्योरिटी ब्रोकर्स कौन से हैं? जिनको पैसे की, क्रेडिट की अचानक ज़रूरत पड़ती है और वो लगातार बदलता रहता है उनकी नीड्स के हिसाब से, तो वो इस तरह के लोन लेते हैं जिसमें वो सिक्योरिटी की फॉर्म में अपनी कोई पर्सनल चीज़ रखवा सकते हैं या फिर कोई शेयर या बॉन्ड, इस तरह की पेपर्स को रखवा के इस तरह के लोन ये लोग लेते हैं। इन्हें डिमांड लोन्स कहा जाता है। डिमांड लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑन डिमांड बैंक इनसे ये पैसा कभी भी मांग सकता है। थर्ड है शॉर्ट टर्म लोन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वो लोन्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं। तो इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है, जैसे मान लो किसी की कोई घड़ी या अंगूठी या कोई ऐसा ज्वेलरी या कोई प्रॉपर्टी के पेपर या कोई तरह की कोई गाड़ी किसी की हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, और इनकी जो रीपेमेंट है उसे इंस्टॉलमेंट में या तो इकट्ठा वापस कर दिया जाएगा या कुछ इंस्टॉलमेंट्स में उसके हिसाब से रीपेमेंट होती है जैसा बैंक ने कंडीशन तैयार की है। फिर बैंक कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। बैंक जो पैसा उनके पास होता है उसे अलग अलग तरह के 3 यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये गवर्नमेंट इशू करती है ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनके ऊपर गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है और आपको उसके बदले कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से, जैसे आप कहते हैं, जिसे इंटरेस्ट कह सकते हैं, या फिर कुछ अमाउंट जैसे शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कुछ पैसा आपको वापस मिलता है। इसके अलावा अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और अदर सिक्योरिटीज़, ये 3 टाइप्स हो गए। तो इन तीनों के ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है। ये आपके हो गए बैंक के, आप जिसमें कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस। इसमें आपका पहला फंक्शन था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उसके हमने 3 टाइप समझे। फिर हमने समझा लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर भी 3 टाइप्स है। और चौथा इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पर पैसा बैंक इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पर और उससे इंटरेस्ट अर्न करता है। इसके बाद आएंगे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में कमर्शियल बैंक्स क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं ज़रा। क्योंकि प्राइमरी फंक्शंस नाम से पता चल रहा है कि ये बैंक का मेन फंक्शन होता है, उसके अलावा भी बैंक्स कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि चाहे उनके मेन फंक्शंस में ना आता हो लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम में आता है। पहला है इसमें से आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज़। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने से हमारा क्या मतलब है? जब 2 बिजनेसमैन या कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं, यानी कि जो कि एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कि उधार पर आपने सामान खरीदा या फिर बेचा, जिसकी पेमेंट आपको ड्यू डेट पर 3 या 4 महीने या कितना भी डेट, जो भी उसका टाइम पीरियड है, उसमें आपको पैसे उधार वापस करना होता है। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि जो ड्यू डेट है मान लो 3 महीने बाद है उसकी, अगर आपने किसी से मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पैसे लेने हैं 3 महीने बाद, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आप अपने बैंक के पास जाते हैं और बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी रखवा कर आपको 3 महीने पहले ये पैसे एडवांस में दे देता है। जिन लोगों ने 11th में अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि जो पैसा आप किसी से 3 महीने बाद लेने जाएंगे, लेकिन आज आपके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिससे ये, जो कि एक प्रूफ है कि आपने किसी से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कुछ पैसे लेने हैं,
तो आप आज ही उससे वो पैसे नहीं मांग सकते। तो इसके लिए आप अपने बैंक के पास जाकर ये बोल सकते हैं कि मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप ये सिक्योरिटी रख लीजिए, आप मुझे 3 महीने पहले पैसे दे दीजिए, उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आप ले लीजिएगा मुझसे, उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कहा जाता है। और उसके बदले में 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बैंक वहाँ से जाकर पैसे ले लेगा। और इन केस अगर सामने से पैसे नहीं मिलते हैं तो बैंक के पास जो सिक्योरिटी है, बैंक उसके थ्रू अपने पैसे निकलवा सकता है। तो ये हो गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज़, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज़ जिसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो लोग बैंक के स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, जिनके खास करके बिजनेसमैन होते हैं, जिनके करंट अकाउंट होते हैं बैंक में, उन्हें बैंक एक स्पेसिफिक लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। जितना पैसा उनके बैंक में है, अगर वो पैसा यूज़ हो जाता है और उसके बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, जैसे कि बिजनेसमैन की नीड होती है, तो बैंक उन्हें अलाउ करता है ये एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने के लिए और इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। इसके बदले बैंक कुछ सिक्योरिटी रखवाता है, जैसे कि कोई शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है अकाउंट होल्डर की। जो इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये आपके 4 फंक्शंस हो गए। अगले फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।